हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हमारा नाम हुआ हिमांशु कुमार और आज हम लोग बीपीएससी 4.0 की तैयारी को मद्देनज़र रखते हुए क्लास 6 का ज्योग्राफी की सीरीज़ को हमने चालू किया है और कह सकते हैं शुरुआत की है। यदि आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम आगे भी दूसरे अन्य वीडियो को लाएंगे। अपनी कॉमेंट, अपना राय जो है कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए, ये सीरीज़ शुरू हुई है ज्योग्राफी क्लास 6 से और उसका पहला चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। तो सबसे पहले आपको सौर मंडल में जितनी भी ग्रह हैं उनका क्रम याद होना चाहिए, जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें आपको बताया गया है कि जब हम आसमान में सूर्यास्त के बाद आसमान को देखते हैं तो आसमान में बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु रूपी चमकते हुए पिंड दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे चमकदार वस्तुएं क्या है? इनमें से कुछ चमकीले होते हैं तो कुछ धुंधले होते हैं। ठीक है, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि हीरे जड़े हों। ठीक है, आप इनको ध्यान से देखेंगे तो कुछ वस्तुएं टिमटिमाते हुए प्रतीत होगी तो कुछ टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होती है। ठीक है, दूसरे पैराग्राफ में आपको ये बताया गया है कि इन चमकीले, टिमटिमाते और ना टिमटिमाने वाले वस्तुओं के साथ आप प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। चंद्रमा का आकार घटता बढ़ता दिखाई पड़ता है। ठीक है, एक समय ऐसा आता है, यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात होती है या पूर्णिमा होती है, जब चंद्रमा पूरी दिखाई पड़ती है। 15 दिन के बाद हम इसे नहीं देख सकते हैं। ये नई चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक आओ पूछ कर करके सीखे एक क्रियाकलाप है जिसमें आपको एक टॉर्च लेना है। टॉर्च के मुंह के पास जो है एक सफ़ेद कागज़ की पट्टी रबड़ की सहायता से चिपका देनी है और इस सफ़ेद कागज़ में आपको छोटे 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 छिद्र कर देने हैं। ठीक है, छोटे छोटे छिद्र कर देनी है और एक कमरे में जानी है। उस कमरे को क्या करना है? अंधेरा करना है और अंधेरे में फिर उस टॉर्च को जलाना है। तो आप क्या देखेंगे कि दीवार पर जो है छोटे छोटे टिमटिमाते हुए बिंदु दिखाई पड़ेंगे और वही बिंदु किसके समान होंगे? आसमान में रात को जब हम देखते हैं तो वो छोटे छोटे बिंदु तारे होते हैं या अन्य खगोलीय पिंड होते हैं। अच्छा, खगोलीय पिंड से याद आया कि इस चैप्टर में आप खगोलीय पिंड का भी परिभाषा आगे जा कर के पढ़ने वाले हैं। फिर अचानक से जब आप कमरे के बल्ब के स्विच को ऑन करते हैं तो ये सारे दृश्य जो है वो गायब हो जाएंगे, अदृश्य हो जाएंगे। तो इस क्रियाकलाप से बच्चों को ये बताने की कोशिश की गई है कि दिन के समय में हम तारों, चंद्रमा और अन्य टिमटिमाती हुई या जो नहीं टिमटिमाती है वो सभी वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। रात के समय में आसमान चमकती है। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा, वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। तो दिन के समय में हम खगोलीय पिंड को नहीं देख पाते हैं। उसका मुख्य कारण है सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये नोट कर लेनी है इस लाइन को कि वे सभी वस्तुएं जैसे कि सूर्य, चंद्रमा तथा तो वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। इस वाले लाइन को आपको अंडरलाइन कर लेनी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होते हैं जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। तो सूर्य क्या है? हमारा एक तारा है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स और फ्यूचर टीचर, आप सभी को इन सभी का क्लास नोट्स भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो ये एक बाईलिंगुअल भी बनाई गई है और इंग्लिश मीडियम के लिए भी है। जैसा कि देखिए इसमें आने वाले क्वेश्चन किस तरह के हैं। कौन सा पिंड अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है? ठीक है, हम लोग इसमें देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हर एक चैप्टर के हम MCQ भी तैयार किए हैं। तो देखिए कौन सा पिंड अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है, तो वो है सूर्य। अन्य ऑप्शन नहीं, पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल। ये क्या है? मंगल एक ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है, चंद्रमा उपग्रह है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, सोलर सिस्टम के बारे में हम लोगों ने अभी देखा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बना है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो है बृहस्पति। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने नोट्स भी तैयार किए हैं ये। ठीक है, क्विक रिवीजन भी नोट्स है। ठीक है, और बहुत सारे MCQs भी बनाए हैं, बाईलिंगुअल भी हमने बनाया है। तो इस चैप्टर 6, ठीक है, चैप्टर 1 ज्योग्राफी है ना, और क्लास 6 की ये नोट्स है। ये नोट्स मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपको नोट्स ज़रूर मिल जाएगी। देखिए पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा गया है ना, तो नीले आकाश के कारण, उसके नीले रंग के कारण, जल की अधिकता के कारण वातावरण नीला है इसलिए। ठीक है, इसका सटीक उत्तर क्या होगा? जल की अधिकता के कारण। ठीक है, तो इस तरह के नोट्स हमने प्रिपेयर किए हैं, तो वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें। ठीक है, हो सके तो वीडियो को डबल स्पीड कर लें। तो मैंने बाईलिंगुअल भी इसकी जो है नोट्स प्रिपेयर किया है, प्लस इस चैप्टर में आने वाली जितनी भी MCQs है, ठीक है, उसको भी हमने क्रिएट किया है।
ठीक है, जो आपको बीपीएससी 4.0 में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं सेकंड पेज से। तो सेकंड पेज में हम ये देख रहे हैं कि ये पिक्चर बनी हुई है, एक छोटी बच्ची है जो ध्रुव तारा को देख रही है। सबसे पहले यहाँ बताते हैं कि यहाँ पे सप्तऋषि तारामंडल, जिसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। सप्तऋषि जब तारामंडल को देखेंगे तो उसमें 2 सांकेतिक तारा होती है और उसको आगे की ओर अगर हम रेखा खींचते हैं, यानी अपनी दृष्टि को आगे की ओर बढ़ाते हैं, तो हमें उत्तर दिशा में ध्रुव तारा दिखाई पड़ता है। ये ध्रुव तारा प्राचीन समय में यात्रियों को दिशा बताने में मदद करता था। ठीक है, कि ये ध्रुव तारा इधर है तो ये इधर उत्तर दिशा है। ठीक है, अब हम चैप्टर को पढ़ते हैं कि रात के समय चमकती हुई अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर है होने के कारण हम लोग उनकी उष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है, यानी कि जो चीज़ें बहुत दूर होती है वो आकृति में छोटी दिखाई पड़ती है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। ठीक है, अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है, जिसे हम कॉन्स्टलेशन भी कहते हैं। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्त ऋषि, यानी सप्त संत, ऋषि संत। ये 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है, जैसा कि चित्र 1.1 में दिखाया गया है। इस पिक्चर में जैसा कि दिखाया गया है। आगे कहा गया कि आप बच्चों से कहा गया कि आप अपने परिवार या पड़ोस के किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वो आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों और तथा नक्षत्रों को दिखाए। ठीक है, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। तो उत्तर दिशा में ध्रुव तारा है, इसे अंडरलाइन कर लो। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। ठीक है, जैसा कि चित्र 1.1 में दिखाया गया है। ठीक है, और सप्तऋषि तारामंडल की सहायता से हम ध्रुव तारा की स्थिति जान सकते हैं। देखिए, कुछ खगोल पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं, यानी कि ग्रह का अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। ठीक है, ये सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा से ही चमकती है। ग्रह, जिसका अर्थ है अंग्रेजी में प्लेनेट, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। यानी कि क्वेश्चन है कि पृथ्वी से सबसे नज़दीक तारा कौन है, तो वो है सूर्य। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। यानी कि जिस तरह से हम पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा चमकती हुई दिखाई पड़ती है, उसी तरह अगर हम चंद्रमा से अपनी पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी भी चमकती हुई दिखाई देगी। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते। तो तीसरे नंबर पेज में हमें सौर मंडल का एक चित्र दिखाई देती है। ठीक है, जिसमें आप बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून सभी अपने क्रम में दिखाई देंगे। ठीक है, नीचे कुछ डिटेल्स दी गई है। ठीक है, वो डिटेल्स है कि बुध सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में 88 दिन का समय लगाती है। ठीक है, और उसकी अक्ष पर घूर्णन 59 दिन का समय लेती है। शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 255 दिन में लगाती है और अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन में करती है। पृथ्वी 365 दिन का समय लेती है और अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में करती है, और इसकी चंद्रमा की संख्या 1 है। चंद्रमा यानी कि हर एक ग्रह की अपनी अपनी चंद्रमा हो सकती है। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि बुध और शुक्र का कोई भी अपनी चंद्रमा अर्थात उपग्रह नहीं है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, जिनका नाम फोबोस एवं डेवोस है। ठीक है, और मंगल ग्रह जो है अपनी एक परिक्रमण 687 दिन में करती है, यानी कि सूर्य के चारों ओर 687 दिन में एक चक्कर पूरा करती है और अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में। ठीक है, बृहस्पति सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल 11 महीने अर्थात 12 साल लेते हैं, अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट में करती है और चंद्रमा की संख्या 53 है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा शनि ग्रह 29 साल 5 महीने में करती है और अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में करती है। चंद्रमा की संख्या 53 है। ठीक है, नेक्स्ट हम यूरेनस को देखते हैं। यूरेनस सूर्य के एक चक्कर 84 साल में करती है और अपने अक्ष पर 17 घंटे 14 मिनट का समय लेती है और इसकी चंद्रमा की संख्या 27 है। नेपच्यून सूर्य के चारों ओर 164 साल में एक चक्कर लगाती है, अपने अक्ष पर 16 घंटे 7 मिनट का समय लेती है और नेपच्यून का जो चंद्रमा है 13 है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकेंगे कि ग्रह को 2 पार्ट में बांटा गया है। एक है आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। पृथ्वी सौर मंडल में तीसरे स्थान पर विराजमान है।
ठीक है, इसे आंतरिक ग्रह कहते हैं। सूर्य के बहुत नज़दीक है, ये चट्टानों से बने हैं। दूसरा जो है वो है बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह के ग्रुप में आपको 4 ग्रह आते हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, जो कि सूर्य से बहुत दूर है तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने हुए हैं। इस पिक्चर में आप और एक महत्वपूर्ण प्रश्न बना सकते हैं कि जो क्षुद्र ग्रह है वो किन 2 ग्रहों के बीच में पाया जाता है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच, ठीक है, मंगल और बृहस्पति के कक्षा के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, यानी कि पृथ्वी के साथ साथ चक्कर लगाती है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपनी चंद्रमा भी है। तो यहाँ पे बुध, ठीक है, और शुक्र, इन 2 ग्रहों के पास अपनी चंद्रमा अर्थात उपग्रह नहीं है। तो चंद्रमा एक ऐसा उपग्रह है ना। अन्य भी ग्रह हैं, ठीक है, अन्य भी ग्रह हैं और उनके भी उपग्रह हैं जो सूर्य का चक्कर लगाती है, यानी अपनी ग्रह का भी चक्कर लगाती है और सूर्य का भी चक्कर लगाती है। सौरमंडल, तो सौरमंडल में क्या क्या है? सूर्य के साथ साथ 8 ग्रह हैं, उपग्रह है तथा कुछ अन्य खगोल पिंड है जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ये बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट ग्रह, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ग्रह का क्रम। कई बार मैं इस वीडियो में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। क्रम से भी संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इसका क्रम जरूर याद कर लें, ठीक है। सौरमंडल में सभी ग्रह, है ना, एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं, इंग्लिश में इसे ऑर्बिट कहते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन का समय लगता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडरलाइन कर ले कि शुक्र को, और ये बीपीएससी में आ भी चुका है कि, ठीक है, और भी कई अन्य एग्जाम में परीक्षा में आया हुआ है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे माना गया है, तो वो है शुक्र। इसका कारण है इसकी आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो को ग्रह के रूप में माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया गया कि प्लूटो को अन्य बौने ग्रह के ग्रुप में रखा जाएगा। अन्य खगोल पिंड जैसे 2003 UB 313 और सीरस, जो एक बौना ग्रह है, उनके ग्रुप में इनको रखा गया। तो कुछ बॉक्स में भी दिए गए हैं, इसे भी हम पढ़ लेते हैं। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है, ठीक है। शब्द की उत्पत्ति देख लेते हैं। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। जियोग्राफी का मतलब है पृथ्वी का विवरण। ये 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जी जिसका अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना, ठीक है, पृथ्वी का विवरण। तो यहाँ पे जियोलॉजी है, जियोमेट्री है और एक जियोआइड है। तो जियोलॉजी का मतलब हो गया कि पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री का अर्थ हो गया पृथ्वी का मापन और जियोआइड का अर्थ हो गया पृथ्वी के आकार के अनुरूप। यहाँ पर है, क्या आप जानते हैं, रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं, ठीक है। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्य को खोजने में लगे हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे हम कुछ बॉक्स की चीज़ों को जान लेते हैं पहले, ठीक है, कि पहले प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। माफ़ कीजिएगा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। देखिए, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी।
यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। ठीक है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन रोचक तथ्य में देख लेते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। और यहाँ पे दिया गया कि मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। आगे हम देखते हैं कि चंद्रमा, तो हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा, और इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको अंडरलाइन कर ले, चाहे तो आप इसे अपने नोट्स में नोट डाउन कर ले कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है ना। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है और चंद्रमा का पृथ्वी से दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये हमारा 5वां पेज है। इसके बाद एक अंतिम पेज है, फिर प्रश्न उत्तर को भी देख लेंगे हम। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह यह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं जैसे इनसैट, IRS, एडुसेट इत्यादि। ठीक है, अभी हाल ही में शुभांशु ऐसी तरह एक एस्ट्रोनॉट गए हुए थे। तो देखिए किस तरह से मानव निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में स्टेबलाइज किया जाता है। ये है रॉकेट का प्रक्षेपण जो पृथ्वी के धरातल से की जाती है, फिर ये रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, ठीक है, और फिर उपग्रह का कक्षा में प्रवेश। तो पृथ्वी के कक्षा में किसी भी उपग्रह को स्थापित करने के लिए वो क्या करती है, पृथ्वी का पहले चक्कर लगाती है और चक्कर लगाते लगाते एक निश्चित गति प्राप्त करने के बाद वो फिर पृथ्वी की कक्षा में पहुंच जाती है और फिर वहाँ वो स्थापित हो जाती है। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेती है, यानी कि अपनी जगह पर ही घूमना, ये भी उतने ही दिनों में यानी लगभग 27 दिन में अपनी चक्कर यानी घूर्णन पूरा करती है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ठीक है, एक ही भाग दिखाई पड़ता है, हम चंद्रमा का दूसरा भाग नहीं देख सकते हैं। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनते हैं, इन सभी चीज़ों को हम पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रहों एवं ग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, जैसा कि हमने चित्र में दिखाया था। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। ठीक है, अब हम एक पढ़ते हैं उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। ठीक है, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं, तो जिसे हम आम भाषा में टूटता हुआ तारा के भी नाम से जानते हैं, पर वो टूटता हुआ तारा नहीं होती। तो अभी तक हम लोग इतना पढ़े हैं कि हम ये कह सकते हैं कि वो टूटता हुआ तारा नहीं होता है, क्योंकि तारा भी एक सूर्य है और उसके गिरना मतलब कि हमारा नाश। ठीक है, तो पूरी तरह जले बिना जब पृथ्वी पर गिरती है तो जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। और कई तरह के यहाँ पे धरती पर उदाहरण है जहाँ पे उल्का पिंड गिरी हुई है। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ता देखा होगा? कभी कभी तारों के बीच में धुंधला सा एक रास्ता में सफ़ेद पट्टी दिखाई पड़ती है। ये लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा यानी कि मिल्की वे कहती है। प्राचीन समय में जब लोग आकाश में इस तरह की सफ़ेद धाराएं देखते थे तो वे कहते थे कि आसमान में गंगा बह रही है, और जिस वजह से इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। और हमारा जो पृथ्वी है वो इसी आकाश पृथ्वी यानी कि पृथ्वी है सौरमंडल में, और वो सौरमंडल भी इस आकाश गंगा का ही एक हिस्सा है। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। ठीक है, तो अगर आप ये पूरा वीडियो देख रहे हैं तो हम अब प्रश्न उत्तर पे भी आ चुके हैं। लोग हमेशा कहानी पढ़ लेते हैं लेकिन प्रश्नों को नहीं देखते हैं, तो ये गलत है, हमें प्रश्नों को भी देखना चाहिए। तो चलिए अब हम इस चैप्टर के अंतिम पेज को देखते हैं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये वीडियो कैसी लगी आपको और इसमें क्या सुधार करनी चाहिए। तो अगले वीडियो में हम सेकेंड वीडियो को कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। तो आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है।
वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो इसी क्रम में हम वाइजर 1 और 2 यानी कि दो रॉकेट या कुछ भी हम इसे बोल सकते हैं जो हमने अंतरिक्ष में छोड़ी है साइंस वैज्ञानिकों ने, जो एक आकाश गंगा में ब्रह्मांड में एक लंबी दूरी तय कर रही है। और ऐसा माना जाता है कि 2025 के अंत तक इससे संपर्क हमारा टूट जाएगा। अभी तक ये वाइजर जो है ब्रह्मांड से संबंधित कई सारे तथ्यों को उजागर किए हैं, और 2025 के बाद ये वाइजर से हमारा संपर्क टूट जाएगा। तो आप इसके बारे में यूट्यूब पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मांड में आप अपनी स्थिति को देखिए कैसे देख सकते हैं कि आप पृथ्वी में हैं। पृथ्वी किसका हिस्सा है? एक सौर मंडल का हिस्सा है, और सौर मंडल आकाश गंगा का हिस्सा है, और ये कई सारे लाखों आकाश गंगाएं ब्रह्मांड में हैं, और ब्रह्मांड का अंत अभी तक पता नहीं चला है। चलिए प्रश्न को आप देख लीजिए। इतना पढ़ने के बाद आप जरूर उत्तर बता सकते हैं कि ग्रह और तारे में क्या अंतर है। तो ग्रह टिमटिमाते नहीं है, जबकि तारे टिमटिमाते हैं। तारों के पास अपना उष्मा तथा प्रकाश होता है, ग्रह के पास अपनी उष्मा और प्रकाश नहीं होती है। सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? तो सौर मंडल में सूर्य जो है सौर मंडल का मुखिया है। और सौर मंडल का निर्माण कैसे होता है? तो सौर मंडल में सूर्य, 8 ग्रह, क्षुद्र ग्रह तथा उल्का पिंड तथा अन्य खगोल पिंडों से सौर मंडल का निर्माण होती है। और सौर मंडल में सूर्य जो है वो प्रकाश तथा उष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखे। तो बुध, शुक्र,